बीजेपी के साथ अलायंस करे, पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो, लेकिन शरद पवार उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन शरद पवार को मनाने की कोशिश चल रही है, यह भी बात सामने आ रही थी। आखिरकार आज वो स्थिति सबके सामने आ गई जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन बात यहां पर आकर नहीं रुकती है। कुछ ही दिन पहले पार्टी में एक बदलाव किया गया था, जिसके तहत पार्टी में कुछ नए पद घोषित किए गए थे और उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट के 2 पद बनाए गए थे। उस पद पे प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, उनको भी शामिल किया गया था और वो भी इस पूरे समारोह में अजीत पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखे गए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में, एनसीपी में, शरद पवार के घर में इस तरीके से फूट हुई, इस तरीके से बीजेपी के साथ और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बनानी पड़ी। ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो रह चुके हैं और अभी वर्किंग प्रेसिडेंट, पार्टी के राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल भाई, मैंने आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों, क्या कारण है कि ये आज इस तरीके से डिसाइड करना पड़ा कि हमें पार्टी में शरद पवार के विचार के खिलाफ जाकर बीजेपी और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बनानी? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने भी कहा कि कुछ समय से ये हमारे पार्टी के भीतर ये चर्चा जारी थी कि हम लोगों ने बीजेपी के साथ, खास करके एनडीए में महाराष्ट्र के तौर पर हमने सरकार में जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि केवल सत्ता की बात थी, क्योंकि क्या है, देखिए, हम लोग भी महाविकास आघाड़ी, जो आपने देखा, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब जब अध्यक्ष थे और कांग्रेस और हमारी सरकार बनाई, वो कोई प्राकृतिक हमारा कोई अलायंस नहीं था। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में हम बीजेपी को बहुत सारी बातें मतलब इधर उधर की करते हैं, उनके टीका करते हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और बल्कि ज्यादा रेडिकल जिसको कहते हैं वो तो शिवसेना है। अब हमने उनके साथ सरकार बनाई, ठीक है। पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं कहता हूँ, राजनीति में कुछ कम ज्यादा बातें नहीं होती, होता है कुछ बातें, मतलब वक्त को, नज़ाकत को देखते हुए कोई निर्णय होते हैं और उस वक्त वैसा हुआ। हालांकि ऐसा मेरे हिसाब से वो प्राकृतिक हमारा भी वो कोई निर्णय नहीं था। अब वो सरकार चली, 2-2.5 साल चली, ठीक है। कोरोना का भी 2 साल का वक्त निकल गया, उसमें बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे रही। अब शिवसेना टूटी, हम तो सब लोग साथ में थे और शिवसेना टूटने के बाद, उसके बाद भी शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को मतलब उस अलायंस में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो अब मैं कुछ ये नहीं कहना चाहता हूं, मगर नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो कांग्रेस अभी भी मानने को तैयार नहीं कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी नहीं हैं और मतलब ऑपोजिशन की पार्टी। और इसलिए बहुत सारे इश्यूज को लेकर हम लोग यहाँ नो डाउट ऑपोजिशन में साल भर से थे, मगर जो एक तालमेल होना चाहिए ना, वो ऊपर सुपरफिशियल था। मगर जब हमको भी समझ में आ रहा था कि साल भर के बाद चुनाव में जाएंगे तो लोगों के सामने एक तो ना हम एक अच्छे तरह से पेश आ पाएंगे और साथ साथ में वो जो अलायंस होगा कि कैसे होगा, उसमें कितनी कॉम्प्रोमाइजेस खास करके एनसीपी को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि शिवसेना उद्धव साहब की एक उनकी बात अलग रहेगी, वहाँ कांग्रेस नेशनल पार्टी और हम सबसे बड़े हैं ऑपोजिशन में, उनकी एक अलग बनेगी और कॉम्प्रोमाइज खाली एनसीपी को करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैसे भी करके ये कुनबे को आगे बढ़ाना है। तो ये कॉम्प्रोमाइज तो अभी भी आपको करना पड़ सकता है। आज नहीं, की स्थिति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी ने पहले ही कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के रखा है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, जो शिवसेना आप कह रहे थे कि अपने आप को बड़ा बनाकर पेश कर रही थी, वही मुख्यमंत्री है और अब एनसीपी भी उनके साथ में चली गई है, जो आप क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में आपको अभी भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये भी 3 पार्टियों की सरकार बनेगी। नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। मगर देखिए, एक बात आप समझिए, आप स्टेबिलिटी की बात करिए, एक लार्जर इंटरेस्ट की बात करिए। आज कितना भी कहोगे तो बीजेपी इस स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी तो है ना, जो भले आज वो डेप्यूटी सीएम उनके पास हो, लेकिन 115 एमएलए का समर्थन लेकर वो पार्टी आज इस राज्य में उपस्थित है
उसके साथ अलायंस करने से, चाहे वो शिंदे साहब क्यों ना मुख्यमंत्री हो, आज हम अजीत पवार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी का एक नजारा नजर आता है। जबकि हमारी उस अलायंस में देखिए ना, चले गए एक नाथ शिंदे तो खत्म हो गया ना मामला। और वो पार्टी नहीं, और वो पार्टी भी देखिए, मैं कोई किसी पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है, और फिर देख एक नेशनल सिनेरियो भी तो होता है। आखिर हमको भी लगता है भाई देखिए 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति लगातार 2 बार लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आता है जीत कर, लोकप्रियता के आधार पर ही आता है ना। कोई ऐसा, हमारी देश में डेमोक्रेसी तो है ना, कोई राज्य में काम अच्छा नहीं होता तो वहां हार भी होती है, मगर देश के लेवल पे अगर आप सोचो तो नरेंद्र मोदी जी को होते हैं, कुछ आलोचक भी होते हैं लोग, हर आदमी उनका प्रशंसक होगा ऐसा भी नहीं होगा। हमने भी कल तक उनके विपक्ष में रहे, कुछ लोग आलोचक भी होंगे, लेकिन हम विपक्ष में थे, क्योंकि शरद पवार साहब का और मोदी साहब का वैसे देखा जाए तो संबंध अच्छा रहा। लेकिन उसके बावजूद वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। नहीं, वो अलग बात है। 1999 में भी नहीं गए। मैं वो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। आइडियोलॉजिकल फ्रंट की बात मत करिए प्लीज। मैं शरद पवार जी की किसी भी बात पर यहाँ टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे वो मार्गदर्शक रहे, नेता रहे, कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आइडियोलॉजी की जब बात करूंगा तो शिवसेना और बीजेपी में क्या फर्क क्या है? तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम इसके साथ है तो उसके साथ है, आइडियोलॉजी की मत बात। लेकिन मेरा कहना है इतना नहीं, बीजेपी एंटी डेमोक्रेटिक है, इसके लिए हमको उनके साथ नहीं, वो देखिए, मैं ये नहीं, देखो मैं कोई आइडियल सिचुएशन तो ऐसे भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस समय की जो परिस्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। आइडियल सिचुएशन तो यही होनी चाहिए कि भी एनसीपी पूरे महाराष्ट्र में लड़े और हम जीते और हम हमारी सरकार बनाए, पर वो आइडियल सिचुएशन बन नहीं पाती है ना। तो इसलिए जो परिप्रेक्ष्य में अवेलेबिलिटी में ही हमको फैसला करना है। आज हम अगर देखें तो देश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, आज एक देश में स्टेबिलिटी, आज देश में और देश के बाहर लोकप्रियता, देश का एक मतलब एक जिसको बोलते हैं कि एक शालीन एक पूरी विश्व का देखने का नजरिया, ये सब बातों को मिला जुला कर जब तक आप उसको नहीं, उस दायरे में नहीं देखेंगे। देखिए मेरा भी, मैं कितना भी मैं अपने आप को अच्छा समझूं, मेरे 100 आलोचक होंगे, 10 प्रशंसक भी होंगे, वैसे ही सभी के होते हैं। आज जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी बात सामने आने के बाद, और तब उन्होंने, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उन्होंने शुरुआत की प्राइम मिनिस्टर के भोपाल में दिए हुए स्पीच से, और उन्होंने उसमें कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था, और उसमें सिंचन घोटाले की बात हो, सिंचाई घोटाले की बात हो, या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाले की बात की थी। आज शरद पवार ये कह रहे हैं कि देखिए यही लोग आरोप लगाते थे, और आज उन्हीं के साथ सरकार में बीजेपी शामिल हो रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दी जा रही है। तो या तो वो आरोप झूठे थे, या तो वो जो अभी कर रही है वो गलत है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आरोप इस पूरे मामले के पीछे लगाया जा रहा है। देखिए, अब मैं आज के या कल के बयानों पे मैं नहीं जाता हूं। मैंने देखा है कि सामान्य तौर पर राजनीति में आलोचना करना, एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रकार की बातें रखना, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है, एक्सेप्टेबल बात है, मगर कुछ ना कुछ चलते रहती है। और इसलिए किसी एक ने बोला या उसने बोला वो मैं बात पे नहीं जाऊँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम बीजेपी के साथ अगर आज गए तो बीजेपी भी हमारे साथ आई ना, तो दोनों बातें ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वन साइड हम ही गए। बीजेपी, हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो बीजेपी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, तभी तो तालमेल हुआ ना, तभी तो हम साथ में बैठे हैं। और अब हम साथ में बैठे हैं तो हम ये सब बातों को ये बहुत महत्व नहीं देते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आज की परिस्थिति में जो भी कुछ हमने फैसला लिया है, महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में लिया है, डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में लिया है, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में लिया है, और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में। बट सर, सरकार तो पहले से स्टेबल थी, उनके पास नंबर थे, 169 नंबर उनके पास थे शिवसेना बीजेपी की सरकार में। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के बलबूते पर वो चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा लग रहा था, इसके लिए आपको साथ पे लिया गया? देखिए, मुझे ये एकनाथ शिंदे जी के बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उनका फैसला है। क्योंकि हमारे सर्वे में भी ये बात आई थी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का कॉम्बिनेशन 35% से ज्यादा वोट नहीं पा सकता।
उन्हें थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और तब से ये बात चल रही थी कि थर्ड पार्टनर कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा और वो ऑब्वियसली थर्ड पार्टनर निकल के देखिए, एक बात पक्की है कि मैं उनके, एक तो पहले सर्वे वर्वे ये सब तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर्वेस गलत होते हैं, मैं मतलब एकदम साइंटिफिक डेटा को मैं एकदम अमान्य नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये भी साथ साथ में कहना है कि इट्स टू अर्ली। आज बहुत जल्दी, हम एक साल पहले कोई कल क्या होने वाला है इसके बारे में अगर सर्वे करके बोलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने भी तो एक कदम आगे बढ़ाया ना। तो ये ऑफर आपके तरफ से दिया गया कि उनके तरफ से आया? नहीं, देखिए, बहुत टाइम से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारी संवाद दोनों ओर से जारी था, मगर उसको कोई मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका कोई मतलब अंतिम अंजाम तक पहुंचे थे। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में मैं यही तो कह रहा हूँ ना, संभावनाएं सब खोजी जाती है। आज हम शिवसेना के साथ गए तो आखिर एक संभावना को नजर रखते हुए ही हम गए ना, नहीं तो शिवसेना के साथ हमारा जाने का सवाल ही नहीं है। सबसे ज्यादा आलोचना अगर एनसीपी की और शरद पवार जी की अगर किसी ने की होगी महाराष्ट्र की कॉन्टेक्स्ट में, तो शिवसेना ने ही की है। तो आज वही दो आलोचकों के साथ में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये प्रधानमंत्री मोदी हो या शिवसेना हो, नहीं, देखिए, अब क्योंकि आपको याद होगा कि जब एकनाथ शिंदे बाहर निकले तो उन्होंने भी यही कहा था कि एनसीपी हमको दबाने की कोशिश कर रही है, एनसीपी अपने विधायकों को फंड्स देती है और हमें उसके वजह से खतरा लगता है और इसके लिए हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि वो इंटरनल डिस्प्यूट था शिवसेना के भीतर का। अब वो तो कहीं, देखिए क्या होता है, कोई भी निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई मैंने सही निर्णय लिया, लोगों को बताने के लिए फिर आप किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के गोली चला लो। लेकिन वो ठीक है, वो उनका विषय है, मुझे हमारा क्या लेना देना है। वो उनकी पार्टी से अलग हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, उन्होंने अलग होने का बहाना हमारे कंधे पे डाल के गोली चला दी, ठीक है, उसके हमारे लिए कोई कहना नहीं। हम आज अगर इस सरकार में गए हैं तो उसमें बीजेपी को अहम रखते हुए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 115 के 106 और 5 9 बाकी 9 उनके समर्थक नहीं होते, 115, तो हम ये सरकार में कैसे जाते। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.